दिल को धड़कने के लिए खून चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए जुनून चाहिए। बहुत थक चुका हूँ ऐ जिंदगी, अब कुछ और नहीं, बस थोड़ा सुकून चाहिए। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा, और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बेटा इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। बेटा देखिए इसमें प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश है, दो क्षैतिज किंतु आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। मतलब एक बूंद है बेटा जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू पावर माइनस 10 है और इस पर आवेश है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम का आवेश है और ये दो आवेशित प्लेटों के बीच लटकी हुई है, मतलब कैसी? संतुलन की अवस्था में। और ऐसी स्थिति में बेटा क्या है, जो प्लेटों के बीच की दूरी बता रहा है 1 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बेटा ये प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा है और इसे हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए बेटा इसमें प्रश्न में पहले हम सारी चीजें नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए बेटा इसमें द्रव्यमान है, एम का जो वैल्यू है वो कितना है 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, और इस ग्राम को बेटा हम लोग किलोग्राम बनाएंगे तो 4.8 इंटू 10⁻10। अब देखिए बेटा इसमें 1000 से भाग लगा देंगे तो हमारा किलोग्राम यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इसमें बेटा हम लोग 1000 से भाग लगाने का मतलब 10⁻³ से इसमें हमने कर दी मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा 4.8 इंटू 10⁻13। अब ये अपना किलोग्राम बन गया। ठीक है बेटा, इतना आपके समझ में आया होगा। दूसरा हमें दिया है कि इस पर आवेश कितना है, यहाँ पर बेटा आवेश भी दिया गया है। Q का जो वैल्यू है वो है 2.4 है ना, कितना है बेटा 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम, ये है आवेश। और साथ में क्या दिया है बेटा, प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो d बराबर है 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर है। इसे मीटर बनाते हैं हम लोग तो कितना मिल जाएगा, d बराबर यहाँ से बेटा मिल जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। मतलब हमने इसमें बेटा 100 से भाग लगा दिया तो हमारा यहाँ पर मीटर तैयार हो गया। अब कह रहा है कि बेटा ये संतुलन की अवस्था में लटका हुआ है, तो प्लेटों के बीच क्या चाहिए, हमें विभवांतर चाहिए। देखिए बेटा इसमें फार्मूला बहुत प्यारा सा हम लोग तैयार करेंगे। आपने सूत्र पढ़ा है कि E बराबर जो होता है, जैसे दो प्लेटें हैं बेटा और इन दोनों प्लेटों एक पर प्लस माइनस आवेश यहाँ पर जो भी होगा तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बूंद है इसमें लटकी हुई है संतुलन की अवस्था में। अच्छा प्लेटों के बीच यहाँ पे वैद्युत, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है d है, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकलता है, यहाँ पे समझिए बेटा E बराबर पहले तो आपने पढ़ा होगा F/Q। अब F बराबर होता है mg, F बराबर बेटा क्या होता है mg, तो इसे लिख लेते हैं mg/Q। लेकिन एक सुंदर सा सूत्र आपने बेटा और पढ़ा है, किंतु आप लोग जानते होंगे कि E बराबर होता है B/D होता है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे B/D, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा B/D बराबर mg/Q, है ना, mg/Q। अब ये d हमारा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो विभवांतर mg/d/Q। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं बेटा, तो v का मान हमें मिल जाएगा, m का मान हमें देखिए कितना दिया है, द्रव्यमान है 4.8 10⁻⁻, का ये वाला पूरा रखेंगे, ये बिल्कुल हमने निकाला है, कितना है 4.8 10⁻13। g का मान अपना होता है 9.8 इंटू d बेटा देख कितना दिया गया, d का जो वैल्यू है ये है 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर बनाया है, तो ये हमारा हो गया है 1 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन Q का मान बेटा देखिए ये है 2.8 10⁻⁻18।
आप बेटा मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 18 हमने यहाँ पे रख लिया है। अब हम बेटा यहाँ का क्या करेंगे, दशमलव से यहाँ पे दशमलव हटा देंगे और ये फिर कट भी जाएंगे। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 है ना बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई 2 का इसमें कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 की 6 और कितना हो रहा है 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब घातों को समेट लेते हैं। देखिए बेटा ये 13 हो और 2 कितने 15, 10 पे पावर माइनस हो गए 15 और देखिए बेटा ये जो है ऊपर जाएंगे, ये क्या है पावर 18 की प्लस हो जाएंगे, जो 18 है वो प्लस हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा 19.6 गुणे 10 पे पावर 3 प्लस की 3 बचेंगे। अब इसका जब इसमें प्लस की 3 का मतलब होता है 1000, तो यानी कि हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ समझिए 19.6 गुणे 1000। तो हमें मिल जाएगा, देखिए एक तो दशमलव हट पाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 6 हैं फिर 2 जीरो और, तो मतलब 196 फिर डबल जीरो, इतने वोल्ट यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से हम लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं बेटा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I जो है एम्पियर में है और समय t सेकंड में। इसमें जो विद्युत वाहक बल है बेटा कितना है, 10 मिली वोल्ट है। हो तो ज्ञात कीजिए, पहला है स्वप्रेरक गुणांक, मतलब आयल यहाँ पे निकालना बेटा, और आयत इसी कहता है t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। देखिए बेटा हम लोग पहले इसे नोट कर लेते हैं। हमें I का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, I बराबर है 2 + 5t है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा जो सूत्र होगा इसका जो आयल है वो कहाँ से निकलेगा, सूत्र हम आपको बताते हैं। तो हमें यहाँ से निकालेंगे, आयल बराबर हमारा जो हो जाएगा, निकालना है इसमें आयल हमें क्या करना निकालना। तो ये सूत्र होता है बेटा हमारा E बराबर क्या होता है, आयल di बटा dt। तो इस फार्मूले से हमें बेटा आयल निकालेंगे, मतलब जो हमें दिया है धारा का ये समीकरण, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा di बटा dt बराबर, यहाँ लिख भी देना t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन। तो अवकलन इसका कर देते हैं तो हमें इस देखिए बेटा कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका हो जाता है 0 और 5 गुणे t का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से di बटा dt बराबर मिल जाएगा 5। ये तो वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम लोग बेटा सारी वैल्यू रख देते हैं। E का मान कितना दिया है, ये दिया है हमें 10 मिली वोल्ट, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मिली वोल्ट। कितना है बेटा, मिली वोल्ट। अब इसे जब चेंज करोगे वोल्ट में तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 गुणे 10 पे पावर -3 वोल्ट। तो इसे हमने बेटा चेंज कर लिया वोल्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख देते हैं E का वैल्यू है 10 गुणे 10 पे पावर -3 और L का मान बेटा कितना है हमारे पास, निकालना है L को, और इसका वैल्यू है हमारे पास 5 बटे में आ जाएगा। तो L बराबर मिल जाएगा कितना, 10 गुणे 10 पे पावर -3 बटा 5। तो 5 दूना 10, तो L बराबर 2 गुणे 10 पे पावर -3 हेनरी। तो ये बेटा अपना आंसर आ गया हेनरी में। ठीक है, अच्छा इसे चाहे तो हम लोग मिली हेनरी भी कह सकते हैं, यानी कि जो पावर हटा देंगे तो हमारा 2 मिली हेनरी आ जाएगा। फिलहाल में हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा हमें बेटा यहाँ पे चाहिए t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो देखिए बेटा ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर 1/2 Li², ये लगेगा यहाँ पे। तो हमें t बराबर 2 सेकंड पर धारा को पता कर लेना है कितना है। तो देखिए I बराबर हमारे पास है 2 + 5t है, इसमें t बराबर 2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 2। तो हमें t बराबर 2 सेकंड पर धारा मिल जाएगी। ठीक है, रखने पर तो यहाँ से मिल जाता है I बराबर 2 + 5 गुणा 2, तो I बराबर मिल जाएगा, देखिए बेटा 2 प्लस कितना है 10, तो I बराबर 12
12 एम्पियर, ये हमें मिल गई धारा। अब जब हमें धारा मिल गई है, आयल हमारे पास ऑलरेडी है पहले से, तो हम लोग इसमें बटा वैल्यू रख देंगे U बराबर 1/2 और आयल का मान कितना है 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 3 और इंटू 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर मिल जाएगा, देखिए 10 पे पावर माइनस 3, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ध्यान से बेटा यहाँ पर समझिए चीज़ों को कि जो हमारा कितना है 12 का स्क्वायर कितना हुआ है 144 हुआ है और 10 पे पावर कितनी है माइनस का 3 है। तो हम लोग 3 अंक 1 2 3 अंक पीछे ला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.144 जूल। तो ये अपना आंसर आ गया ऊर्जा में, या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे बेटा समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा बिंदु, इस प्रश्न को समझिए बेटा, इसमें कह रहा संधारित्र के दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बेटा ये है कि इसमें इस तरह से सर्किट दिया गया है, ये संधारित्र जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता पहले निकालनी है ए बी में। देखिए बेटा तुल्य धारिता के लिए 2 टाइप के हमारे यहाँ पे जुड़े रहते हैं। पहला होता है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता जो होती है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से होती है, जोड़ते चले जाते हैं हम लोग सीधा सीधा। और श्रेणी क्रम के लिए बेटा क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है कि ये हम लोग 1/, में करके इस तरह से लिखते हैं। तो 1/C1 1/C2 1/C3 इस टाइप से इन्हें जोड़ते चले जाते हैं। तो ये हमारी तुल्य धारिता निकल आती है श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है बेटा, ये हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम के लिए और ये हो जाता है समांतर क्रम के लिए। तो इन्हीं सूत्रों का हम लोग बेटा इसमें उपयोग करेंगे। तो पहले समझिए, ये तीनों देखिए समांतर क्रम में हम लोग पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके साथ ये आएगा श्रेणी क्रम में, फिर उसके बाद जो निकलेगा वो इसके साथ समांतर में, फिर निकलेगा उसके साथ श्रेणी। ऐसा हम लोग यहाँ पे बेटा जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड के तीनों संधारित्र किसमें है बेटा, श्रेणी समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से जुड़े होंगे तो समांतर क्रम में यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा, समांतर क्रम में C बराबर, इनकी इसे नाम दे देंगे, इनकी तुल्य धारिता इन तीनों की निकल के आएगी, उसे नाम देंगे C1। तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड और प्लस 3 माइक्रोफैराड, तो ये बेटा जो हो जाएगा वो 9 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो C1 बराबर 9 माइक्रोफैराड। अब देखिए बेटा इस C1 का मान, इतने का मान निकला C1 और ये 9 माइक्रोफैराड के बराबर निकला, वो 18 के साथ जुड़ेगा समांतर क्रम में। अब आगे लिखेंगे हम लोग बेटा, क्या लिखेंगे कि C1 अर्थात 9 माइक्रोफैराड तथा 18 माइक्रोफैराड किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, इसकी भी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो जो इसकी तुल्य धारिता निकलेगी 1/C2 इसे नाम देंगे, मतलब इतने की जो तुल्य धारिता निकल के आएगी उसे नाम देंगे C2। कितना नाम देंगे, C2 बराबर 1/, एक की जगह एक हमारा 9 माइक्रोफैराड और एक कौन जुड़ेगा 18 माइक्रोफैराड, मतलब इतना 9 माइक्रोफैराड और ये 18 माइक्रोफैराड, दोनों को हम जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में इस तरह से। तो इनकी तुल्य धारिता बेटा देखिए कितना निकलता है, इनका जो एल्शियम अपन लोगों को मिलेगा 1/C2 बराबर 18 एल्शियम आएगा इनका। तो 18 एल्शियम आएगा माइक्रोफैराड में, 9 का जब भाग लगाएं 18 में 2 बार जाएगा और 18 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1/C2 बराबर 3/18। तो यहाँ से इसे काट देंगे, 6 बार कटेगा। तो अब इन्हें पलटेंगे तो C2 का मान यहाँ से बेटा कितना आएगा, 6 माइक्रोफैराड। मतलब इतने का देखिए बेटा, अब इतना पूरा हम लोग सर्किट तोड़ चुके हैं, इतने का जो आंसर आया है
वो कितना है 6 माइक्रोफैरड। अब ये जो वैल्यू है आपको दिख रही, इसके साथ में समांतर में जुड़ी है, तो पहले इसे निपटा लेते हैं। 6 माइक्रोफैरड और ये वाला मतलब इतना पूरा 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड किस में जुड़ा है, ये जुड़ा है समांतर क्रम में। तो 6 माइक्रोफैरड मतलब C2 ये, तथा 6 माइक्रोफैरड मतलब ये वाला 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, किसमें बेटा समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य धारिता निकलेगा, इसे नाम दे देंगे हम लोग C3 बराबर 6 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, तो मतलब 12 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका तुल्य धारिता आ गया 12 माइक्रोफैरड। अब इतना पूरा जो सर्किट है इसका मान आ गया, इतने पूरे का कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड आ गया। वो इसके साथ बेटा जुड़ा है किसके, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये पूरा इसके साथ श्रेणी में जुड़ा है, तो इसका आंसर बेटा निकाल लेंगे हम लोग अभी। तो देखिए कितना निकलेगा, यानी कि ये वाला C3 मतलब 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड किसमें है, ये पूरा 12 और ये 4 माइक्रोफैरड जो जुड़े हैं वो जुड़े हमारे बेटा किस में, समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। तो इनका निकलता है, कितना निकलता है 1/C बराबर 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा 12 आ जाएगा एल्शियम, तो 1 और प्लस इसका जाएगा इसमें 3 बार, तो हमारा आंसर यहाँ से देखिए सारे माइक्रोफैरड में होने हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ भी माइक्रोफैरड। अब देखिए बेटा इसका आ जाएगा कितना 4/12, तो यहाँ से काट देंगे 4 3 12, तो C का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पर तुल्य धारिता निकल के आएगी, 3 बार कटा तो तुल्य धारिता जो निकल के आएगी C बराबर 3 माइक्रोफैरड। तो ये अपना बेटा फाइनली आंसर निकल के आएगा। AB के बीच जो धारिता निकलेगी वो 3 माइक्रोफैरड यहाँ से निकल आई। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे को आपको ले चलते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र है इस पे विभवांतर बताना बेटा। देखिए बेटा विभवांतर हम जब ही बता पाएंगे, पहले हम निकालेंगे कि टोटल संचित आवेश कितना है, तो यानी कि कुल संचित आवेश निकालते हैं। संचित आवेश, तो आवेश कैसे निकलेगा, सूत्र होता है अपना C बराबर Q/B, तो वहां से निकलेगा Q बराबर C × B। ठीक है बेटा, अब C का मान हमारा टोटल कितना है 3 माइक्रोफैरड, और इसके बाद हमारा B कितना है बेटा, B हमारा 2 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आवेश Q बराबर मिल जाता है 3 माइक्रोफैरड × 2, तो यानी कि 6 माइक्रोकूलाम आवेश होगा, इस पे संचित होगा टोटल। ठीक है बेटा, टोटल क्या पूरा आवेश जो रहेगा यही रहेगा 6 माइक्रो। अब आवेश तो हमारा हो गया 6 माइक्रोफैरड, भाई इसके लिए भी काम करेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में पड़ रहा है। तो अब हमारा समझिए बेटा यहाँ पे C का मान कितना है 4 माइक्रोफैरड। अब हमें B निकाल लेना है, यहाँ से क्या निकाल लेना B, Q इतना है C इतना, B निकाल लेना है यहाँ से। देखिए B निकालेंगे तो B बराबर क्या निकलेगा Q/C। ठीक है, तो यहाँ से बेटा B बराबर मिल जाता है Q/C। तो Q का मान कितना है, यहाँ पे Q का मान बेटा देखिए ये 4 माइक्रो, कौन सा ये 6 माइक्रो कूलाम और ये 4 माइक्रोफैरड। तो 4 का जब भाग लगाएंगे तो इससे कितना 1.5, तो आंसर आ जाएगा, माइक्रो से माइक्रो खत्म हो जाएगा, कूलाम बटा फैरड होता है हमारा वोल्ट। ठीक है, तो ये अपना 1.5 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हम आसानी से बेटा समझ सकते हैं इसे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कणों की तरंग दैर्घ्य यानी कि जो दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य है उसका अनुपात है √8:1। तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा हमारा प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं लैम्डा p, और अल्फा कण की जो तरंग दैर्घ्य है उसका अनुपात कितना है √8:1 है। अब हमसे कह रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा कण की प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और अनुपात किसका, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो हमें निकालना। देखिए बेटा तरंग दैर्घ्य बराबर सूत्र होता है लैम्डा बराबर गतिज ऊर्जा के संबंध में क्या होता है
एच अपोन अंडर रूड 2m/q और इंटू के, इस तरह से बेटा फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला निकल के आता है लैम्डा और गतिज ऊर्जा के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिए समझिए बेटा, जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान कितना है, हम लोग m रख देंगे, लेकिन जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पर बेटा प्रोटॉन के लिए निकालते हैं, तो निकलेगा कि एच लैम्डा पी बराबर 1h अपोन अंडर रूड 2m/p इंटू, और प्रोटॉन पर आवेश होता है ई के बराबर, ठीक है बेटा। तो और प्रोटॉन की यहाँ पर गतिज ऊर्जा kp लिख दिया हमने, इसे नाम दे दिया समीकरण 1। अब हम वही बात लिखते हैं किसके लिए, अल्फा कण के लिए। अल्फा कण के लिए यहाँ पे आइए बेटा, तो लैम्डा अल्फा बराबर h बटा अंडर रूड 2m अल्फा इंटू, और अल्फा कण पे यहाँ पे आवेश रखना होगा, वो कितना होगा बेटा, यानी कि 2e के बराबर होता है, तो 2e इंटू के अल्फा। अब ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे समझिए, जो एक चीज़ और यहाँ पे चेंज करनी, जो अल्फा कण का बेटा द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता, तो यहाँ पर 4m, यानी कि m अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 4mp रखेंगे, ठीक है। तो इसे समीकरण 2 नाम मत दीजिए, अगला हम बना के देंगे। तो इसे अल्फा बराबर कितना हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए बेटा 2He4 होता है अल्फा कण, मतलब इसमें इसकी जो न्यूक्लियन संख्या 4 होती है, इसमें इसके नाभिक में क्या होता है, 4 टोटल न्यूक्लियन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान 4 गुने के बराबर होता है। कुल मिला के हमें m अल्फा बराबर कितना रखना है, 4mp रखना है। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं, तो मिल जाएगा h बटा अंडर रूड 2, और इसकी जगह कितना आएगा बेटा 4mp, और इसके बाद यहाँ पे है 2e और इंटू के अल्फा। ये सारा का सारा यहाँ पे बेटा है सिस्टम, ठीक है। अब हमें इसे और सॉल्व करना है, तो मिलेगा h बटा अंडर रूड कितना हो जाएगा, देखिए बेटा टोटल 4 दूनी 8 दूनी 16, और कितना मिलेगा mp इंटू के अल्फा, और ई और है p, ई और है, ठीक है। इतना पूरा है यहाँ पे सिस्टम, p थोड़ा सा छोटा बनाइए यहाँ पे। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग भाग लगा देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, क्या देने पर बेटा, भाग देने पर, तो इसका भाग हम लोग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा पी बटा लैम्डा अल्फा, ठीक है बेटा। और ये h बटे में कौन है, अंडर रूड 2m p e के पी, ऐसे कुछ है बेटा, ठीक है। अपोन ये है h, फिर इसके डिवाइड में है कौन, अंडर रूड 16 mp e के अल्फा। ये है बेटा पूरा सिस्टम, यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये जो नीचे का है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो इसे बेटा हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से, हमारे पास जगह कम है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए बेटा, अभी हम लोग इसे सावधानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे इसे, देखिए यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से बेटा हो जाएगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो मिलेगा एच पी बटा, सॉरी लैम्डा पी बटा लैम्डा अल्फा, ये ऊपर जा रहा है, तो 16 कितना मिलेगा बेटा, 16 और एम पी ई के अल्फा, और बटे में है अपना 2, अंडर रूट में ही है 2 एम पी, और इसके बाद ई के पी, ई है। इसका मान हमारे पास बेटा पहले से है, कितना है, अंडर रूट 8/1 अनुपात है, तो इसका अंडर रूट 8/1 हो जाएगा। तो अब हम दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग और कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएंगे, तो 16 एम पी ई के अल्फा बटा
2 MPE/KP कुछ इस तरह से मिलेगा बेटा, ठीक है। ये इससे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 MP से MP कटा, ई से ई कटा, इसका रूट जैसे हटेगा तो 8/1 आएगा, इधर बचेगा अपना 8 के अल्फा बटा के पी यहाँ पे आएगा, 8 से 8 काट देंगे तो मिल जाएगा के अल्फा बटा के पी बराबर 1/1, या हम लोग इसका उल्टा निकालें तो के पी बटा के अल्फा बराबर भी कितना मिलेगा 1/1। तो इनका अनुपात मतलब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में जो अनुपात आएगा वो 1:1 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर समझिए बेटा, ये मासूम सा दिखने वाला प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए प्रकाश की चाल c बराबर 1/μ0ε0 होती है, ठीक है बेटा, इसे प्रूव करना है। तो इसे हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है c बराबर √μ0ε0, ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है। तो हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, इसी को हम लोग इसके बराबर प्रूव कर देंगे, ठीक है। इसे लेके चलेंगे और ये ले आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग RHS उठा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बेटा 1/μ0ε0 है। ध्यान से बेटा यहाँ समझिए, हम लोग अपनी तरफ से 4 पाई से यहाँ गुणा करेंगे और 4 पाई से भाग लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा और समझिए बेटा, यहाँ पर ये 4 पाई इसके पास में ले आते हैं, μ0/4 पाई इंटू, और इसके पास में रखते हैं इसे ε0 को, है ना। तो इसके पास में किसे रखते हैं ε0, तो 4 पाई ε0, ठीक है। अब देखिए बेटा μ0/4 पाई का आंकिक जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। तो 1/√10⁻⁻7 हो गया इसका मान μ0/4 पाई का। और आपने देखो बेटा देखा होगा कि 1/4 पाई ε0 का मान कितना होता है, आंकिक मान 9 × 10⁻9 होता है इसका आंकिक मान। तो इसका यहाँ पे है, हमें चाहिए कितने का, तो हम पलट देंगे तो ये भी वैल्यू हमारी उल्टी हो जाएगी, यानी कि μ0/4 पाई ε0 का मान कितना निकलेगा 1/, में चला जाएगा, है ना। तो ये हम लोग अपोन में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। अब समझिए बेटा, इसे भी हम लोग नीचे लाएंगे तो ये कुछ इस कदर बदल जाएगा कि 1/9 × 10⁻9, और ये भी नीचे आए तो 10⁻7, ये भी नीचे आ गया इसे। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से ये बदला बेटा 1/9 × ये हो जाएंगी 10 कितना 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ समझिए, तो कुल मिला के 1/√9 × 10⁻16। अब ये चले जाएंगे हमारे ऊपर, तो कुल मिला के ये जब ऊपर जाएंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा हमारा √9 × 10⁻16। तो इसका मान हो गया 3 और ये 10 हो गए 8, और ये जो होती है बेटा प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा c का मान के बराबर आ गया, और यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसका जो मात्रक होता है वो कितना मीटर प्रति सेकंड होगा। तो कभी कभी आपसे बेटा पूछता है कि इसका मात्रक क्या, तो आप इसे याद रखेंगे, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि ये एक चाल है, वैसी वाली चाल नहीं, प्रकाश की चाल, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये हो गई प्रकाश की चाल। और अच्छा, इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, जो विमा होती है बेटा समय की विमा, यानी मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर मतलब दूरी की विमा L, समय की विमा T, तो L/t-1, मतलब जो चाल की विमा होती है भाई हमारी, इसकी विमा भी कभी कभी बेटा यहाँ से पूछ देता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सुंदर प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके मध्य 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। यहाँ पर बेटा बात को समझिए, जैसे हमारा कोई संधारित्र है तो उसकी जो धारिता है 16 पिकोफैराड है, यानी कि पहले संधारित्र की धारिता बेटा शुरू में जो रही होगी वो 16 पिकोफैराड, यानी कि C1 का मान है 16 पिकोफैराड, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके जी कब है 16 पिकोफैराड, हम मान लेते हैं इस समय जो दूरी रही होगी हमारी d के बराबर रही होगी, और इधर जो भरा है इसमें परावैद्युतांक यानी कि k का मान है 1 है। जब बेटा दूरी कितनी है
यहाँ पे हमारी जो दूरी है d है और परावर्तनांक कितना है 1 है, तब हमारी संधारित्र धारिता कितनी है 16। अच्छा, क्षेत्रफल तो ये होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या हुआ बेटा, अब हमने दूरी को क्या कर दिया 2/3 कर दिया। कितना कर दिया 2/3। सवाल ने बोला है दूरी को कितना कर दिया 2/3 और k की जगह 3 रख दिया, परावर्तनांक कितना कर दिया 3 कर दिया, तो धारिता कितनी हो जाएगी, तो हमें C2 बेटा निकालना। क्षेत्रफल अपना a ही रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है बेटा। अब इसे बहुत हम लोग आसानी से बेटा इसे लगा सकेंगे। यहाँ पे देखिए समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र बेटा क्या होता है कि धारिता, तो इसके लिए प्यारा सा सूत्र होता है बेटा, यहाँ समझ लिए। ये लगेगा इसके लिए C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रथम स्थिति के लिए। प्रथम स्थिति में शुरू में बेटा इसका मान कितना, हमने हमारी जो धारिता रही होगी वो C1, K का मान 1 है, एप्सिलॉन 0 वही है, A का मान A ही है और D का मान D है, ठीक है। तो ये तो होगी बेटा शुरू की बात, ठीक है। अब बाद में दूसरी स्थिति क्या आई यहाँ पे हम लोग वो लिखते हैं, तो दूसरी स्थिति को यहाँ पे समझते हैं बेटा। तो दूसरी स्थिति आई है, दूसरी स्थिति में यानी कि सेकंड केस में सवाल ने ये चेंजिंग लाया, दूरी की जगह ये रखेंगे, K की जगह ये रखेंगे, तो धारिता C2 बराबर K की जगह कितना आएगा 3 एप्सिलॉन 0 A वही रहेगा, बटा में D की जगह कितना आएगा, ये बनेगा हमारा 2/3 D, समझ रहे ना बेटा। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 3, तो हमें मिल जाएगा C2 बराबर 3 त्रिका 9 एप्सिलॉन 0 A बटा में कौन है D है। इसे नाम दे देंगे बेटा समीकरण 2। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग देने पर, तो हम लोग यहाँ पे बेटा भाग दे देंगे, ठीक है। 2 में 1 से दे दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2 में किससे दे दो 1 से, क्योंकि हमें C2 यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा C1 बटा C2 बराबर, C1 का ये पूरा मान है बेटा 9 एप्सिलॉन 0 A और बटे में कौन है, ये दो और यहाँ पे आएंगे बेटा, ये वाले 2 है ना, बटे में है 2D और सबके बटे कौन है, यहाँ पर देखिए बेटा ये है C1 का मान, तो ये है 1 इंटू एप्सिलॉन 0 A बटे में है D। ये हमारा कौन है, यहाँ रखते हैं C2, यहाँ रखते हैं A1। देख एक बार और समझ लेते हैं बेटा, समीकरण 2 में 1 से भाग दिया तो 2 का पूरा मान हमने उठा के यहाँ रख लिया ये वाला, तो ये C2 होगा यहाँ पे, और हमने C1 ये वाला है हमारा, ये नीचे रहेगा पूरा मान, ठीक है। अब इसे हम लोग काट पीट बेटा कर लेते हैं, तो D से D कट जाएगा, A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, कुल मिला के बचेगा C2 बटा C1 बराबर 9/2, है ना। C2 अपॉन C1 बराबर 9/2। C1 का मान देखिए बेटा इसे उधर भेज दीजिए तो C2 बराबर मिल जाएगा 9/2 गुणे C1, है ना। तो कुल मिला के बेटा यहाँ से मिलने वाला है C2 बराबर 9/2 और C1 का बेटा प्यारा सा मान हमारे पास पहले से दिया गया है, कितना है 16 पिकोफैरड, तो यहाँ लिखते हैं 16 PF, तो इसे काट देंगे तो 8 9 8 72, तो C2 बराबर 72 पिकोफैरड हमारा आंसर यहाँ से बेटा आ जाएगा। आई होप बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बेटा हम लोग दूसरा हमारा मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इस प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि एक अवतल उत्तल लेंस के अवतल एवं उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, यदि कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है जिसका बेटा लेंस बना है, तथा द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, तो लेंस की नंबर 1 वायु में और नंबर 2 द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करनी। यहाँ समझिए बेटा जो लेंस हमारा है अवतल उत्तल लेंस है, तो अवतल उत्तल लेंस कुछ इस टाइप से बेटा बना होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है, और दोनों वक्र पृष्ठ इधर को मुड़े हुए हैं, तो बेटा इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी वो R1, इसकी R2, दोनों इधर ही नपेंगी, तो इधर जो दूरी नपती हैं वो माइनस में लेते हैं, तो R1 और R2 के मान दोनों माइनस के होंगे बेटा। ये बात को हमने आपको एक वीडियो में और समझाया था डिटेल में। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारा R1 का मान कितना है 15 सेंटीमीटर है
तो इसे भी हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। और R2 का मान है वो 10 सेंटीमीटर, इसे भी हम लोग माइनस लेंगे। ये वक्र अगर बेटा उधर साइड घूमे होते इस टाइप से कुछ, तो इन्हें क्या लेते, इसकी जिसकी त्रिज्या हम लोग कैसी लेंगे, प्लस की लेंगे। जैसे हमारा कोई इस टाइप से आ गया तो ये वाला पृष्ठ उधर घूमा है तो इसकी त्रिज्या प्लस को होगी, और ये इधर घूमा तो इसकी माइनस होगी। ये हम बेटा और हम आपको समझा चुके हैं कई बार, ठीक है बेटा, यहाँ पे समझिए। और दूसरा दिया गया है कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब Ng का वैल्यू है 1.5 और द्रव का अपवर्तनांक कितना है बेटा, ये 1.7, यानी कि NaL लिक्विड का अपवर्तनांक हो गया 1.7। ठीक है बेटा, इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो अब समझिए बेटा बात को, यहाँ पर हमें सबसे पहले वायु में चाहिए, तो किस में चाहिए, नंबर 1 वायु के लिए। तो देखिए बेटा जो वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक मतलब Na बराबर 1 होता है। तो वायु में बेटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे समझिए। तो वायु के लिए हम लोग n निकालेंगे Ng बटा Na, जिसमें वैल्यू चाहिए होती है उसके सापेक्ष n का मान निकालते हैं। ठीक है, तो Ng का मान कितना है 1.5 है और इसका मान 1 होता है, तो n का मान है 1.5। अब हमारा जो बेटा सूत्र लगेगा इसमें 1/FA बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1/FA बराबर इसका वैल्यू है 1.5 माइनस 1/R1 का मान बेटा देखिए कितना है माइनस का 15, फिर माइनस 1/ माइनस का 10। इस वाले माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे से बेटा सॉल्व कर लेते हैं बहुत प्यार से। तो मिलेगा 1/FA बराबर 1.5 से 1 घटेगा तो 0.5 आएगा इंटू, अब यहाँ समझिए बेटा इसका एलसीएम आएगा 15 और इसका कितना आएगा 30 एलसीएम मिलेगा। 15 दूना 30, तो 2 बार यहाँ माइनस के 2 आएंगे, 10 तियाँ 30, तो यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, तो 1/FA बराबर 0.5, 2 से 3 तो 1 बचेगा और बटे में कौन है 30 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। तो 1/FA बराबर 5/300, 5 से ये कट जाएगा तो 6 यानी कि 60 हमारा नीचे आ जाएगा। तो बेटा इसकी वायु में जो फोकस दूरी होगी FA बराबर होगी 30 नहीं कितना बेटा 60 सेंटीमीटर, अपन का आंसर आ जाएगा। तो इसकी वायु में जो फोकस दूरी होगी वो प्लस की 60 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आएगी। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम दूसरा निकालेंगे कि द्रव में इसकी फोकस दूरी कितनी निकलती है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। अभी दूसरा देखेंगे द्रव में फोकस दूरी, किसमें देखेंगे, द्रव में। तो द्रव के लिए यहाँ पर बेटा हमें भाई पहले n निकालना पड़ेगा। तो n का मान क्या होगा Ng बटा NL। अब हम लोग द्रव में डुबा रहे लेंस को, तो द्रव में बटे में कौन आएगा, द्रव का अपवर्तनांक, यानी कि 1.5 बटा 1.7, दशमलव से दशमलव यहाँ पे हट जाएगा बेटा, तो मिल जाएगा 15/17। ठीक है, ये n का मान आ गया 15/17। बाकी का सब कुछ वैसे ही रहेगा बेटा। अब यहाँ पे तब हम लोग यहाँ पे द्रव के लिए रखेंगे FL बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला वही बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हमारा रहेगा। यहाँ पे इसका मान है 15/17 माइनस 1 माइनस का 15 प्लस का 1 प्लस यहाँ पे बेटा माइनस अभी रखते हैं, तो माइनस और ये आए माइनस का 10। अब ये माइनस माइनस अब हो जाएगा ये प्लस। इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेके इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मिलता है बेटा हम लोगों को, ध्यान से देखिए 1/FL बराबर यहाँ एलसीएम कितना आएगा, इसका 17 एलसीएम आएगा। इसका इधर जाएगा माइनस 15 एकम 15 और फिर इसका देखिए बेटा माइनस 17 एकम 17, ये बंद हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ समझते हैं, इसमें आएगा हमारा 30। अब यहाँ समझिए बेटा 15 का भाई भाग लगेगा, इसमें 2 बार माइनस का जाएगा और इसका 10 का 3 बार। ये तो आप कर ही लेंगे सॉल्व आराम से। तो मिलेगा 1/FL बराबर ये माइनस का 2 बचेगा, 17 माइनस की ये प्लस, तो माइनस का 2/17 गुण है, यहाँ से घटेगा तो 1 बटा बेटा कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 30। ठीक है, तो 1/FL बराबर माइनस का 2/17 51, तो 510।
तो कुल मिला के बेटा यहाँ से मिलने वाला है एफ बराबर माइनस का 510/2। इसका भाग लगा देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो एफ बराबर मिलेगा माइनस का 255 सेंटीमीटर। यानी कि जो द्रव में फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस की 255 सेंटीमीटर होगी। आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।